आधुनिक युवाओं में स्पर्धा और हताशा के बढ़ रहे प्रमाण और आत्महत्या की बढ़ रही संख्या से चिंतित होकर हमने मुलाकात की एक अनुभवी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजेंद्र आनंद से। हमने पूछा कि अगर व्यक्ति के पास कहने के लिए सब कुछ हो फिर भी उसे मरने के विचार क्यों आ सकते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि सब इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती है, लेकिन जब एक इच्छा पूरी होती है और एक डिज़ायर के बाद दूसरी डिज़ायर के बाद तीसरी डिज़ायर, दुनिया की नज़रों से तो सब कुछ मिल गया उसको। ऐसे व्यक्ति के प्रति एक स्वजन के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसके मन की अपेक्षाएं होती है, शायद कहीं पूरी नहीं होती है, तब वो फ्रस्ट्रेट होता है कि मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन XYZ बाकी है। एक संतोष बड़ा सुख है, वो हमारी एक कहावत है। एक असंतोष लाइफ में रहता है, उसके मारे वो डिस्टर्ब होता रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। वो सीधा अपने ईगो पे लेते हैं, मुझे ये नहीं मिला, तो तब बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन उनको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है और फिर उनको ऐसा लगता है कि मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सका। एंड जो फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस आ जाती है, तब वो नेगेटिव सोचने लगता है और अपनी ज़िंदगी का अंत लाना चाहता है। और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन था। एज अ फ्रेंड तो सपोर्ट इज़ द बेस्ट थिंग। देन हम लोग, कोई इंसान ऐसे नेगेटिव बात करता है तो हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। जो बंदा सुसाइड का थिंकिंग करता है वो सुसाइड के पहले या तो अपने फैमिली मेम्बर्स को, या तो अपने फ्रेंड्स को, या तो अपने डॉक्टर्स को एक बार तो ज़रूर बोलता है कि मुझे ऐसे सोच आते हैं। जब भी ऐसी सोच आए तब उसको लाइटली नहीं लेना है, इमीडिएटली इंटरवीन करना है, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना है। या तो एज अ फ्रेंड हम उनकी बातें सुनते हैं एंड पॉजिटिवली सुनना चाहिए। बंदा अपने आप को किसी के सामने वेंटिलेट कर रहा है, अपने प्रॉब्लम बता रहा है, उसको शांति से सुनना चाहिए। सुनना ही सबसे बड़ी हेल्प है। किसी को भी आप शांति से सुन लो तो उसको एक दूसरा नज़रिया मिलेगा। बहुत से लोग नहीं बताते कि मुझे ऐसी सोच आती है, और यही सोच में वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कभी सेल्फ हार्म कर देते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। अगर व्यक्ति के मन में जीवन में हो रही घटनाओं के कारण नकारात्मक विचारों का एक बवंडर चल रहा हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो रिस्की है। देयर आर द रिस्क ग्रुप। सुसाइड में बहुत से रिस्क ग्रुप है और आज के यंग लोगों को, इवन मिडिल एजड पर्सन को कम समय में बहुत कुछ कर लेना है। इसीलिए वो इतना दौड़ते हैं कि उनके पास जीने का टाइम नहीं है। हर बंदे की लाइफ में एक मिड लाइफ क्राइसिस आती है। जैसे मेल में आफ्टर 35 तो देयर इज अ वैक्यूम, और फीमेल में आफ्टर 40 वो जो मिड लाइफ क्राइसिस है उसमें उन लोगों को डिप्रेशन बहुत आता है और उसी की वजह से दे आर थिंकिंग ऑफ सुसाइड। यंग जनरेशन में आजकल, पहले ऐसा था कि 35 to 45 में सुसाइड रेट ज़्यादा था, आजकल यंग जनरेशन में ज़्यादा है 15 to 25। एंड एट द एज ऑफ 45 इंसान कंपैरिजन शुरू करता है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा नीचा देखना शुरू करता है। उनको एक सुसाइडल थिंकिंग डेवलप ही होती है, भी मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ। तो ये सब चीज़ें जो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड वो बहुत हाई है आज के ज़माने में, और बंदा इसी को कोप अप नहीं कर सकता है एट एनी एज, इसलिए उसको सुसाइड थिंकिंग आता है। दैट्स व्हाई दे अटेम्प्ट। अगर कोई व्यक्ति हमें कहे कि वह मरना चाहता है तो हमें उसे क्या कहना चाहिए। हम पहले तो पूरी हिस्ट्री लेते हैं। एज अ साइकियाट्रिस्ट हर बात हमें सुननी पड़ती है। कभी कभी वो थोड़ा डेविएटेड भी हो जाता है, लेकिन हर बात रिलेटेड टू हिज थिंकिंग, रिलेटेड टू हिज बिहेवियर, रिलेटेड टू द फैमिली मैटर्स, वो क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है, क्यों ऐसी सोच पे आ गया। हम डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछ सकते कि आपको मरने का विचार आता है। सुसाइड थिंकिंग वाला इंसान कभी भी सामने वाले को ऐसा बताने में वो अपने आप को थोड़ा नीचा समझता है कि मैं ऐसा बोलूँगा तो सामने वाले पर क्या असर पड़ेगी। हम पूछते हैं कि भाई लाइफ कैसी है आपकी, आपको क्या लगता है लाइफ में, और फिर हम ऐसा भी पूछते हैं कि ऐसा लगता है आपको कि लाइफ जीने लायक ही नहीं है,
दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होता है कि आपको कभी ऐसा लगता है कि हम कहीं चले जाए जंगल में, कि आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपको उठा ले तो अच्छा है? तब बंदा अपनी सोच बताता है। फिर हम पूछते हैं तो आप किस तरह से मरना चाहते हो? वो सबसे ज़्यादा सीरियस, कि बंदा किस तरह से मरना है वो भी सोचने लगा है। और ऐसे लोगों को दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो उनको सुनना, फिर उनका काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी करना, और थॉट्स और एक्शन के बीच में बहुत कम समय रहता है। और उसी टाइम अगर उसको हम डेविएट करें ना तो बंदा उस टाइम रुक जाता है। 30 साल के एक्सपीरियंस में मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी को मरना नहीं है। हमारी जिज्ञासा हर प्राणी में बहुत है। हताशा से ग्रस्त व्यक्ति को ध्यान और प्राणायाम कैसे मदद कर सकते हैं? किसी भी साइकोलॉजिकल सिचुएशन में अगर हम प्राणायाम या ध्यान करें तो फायदा होता है। हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, हमारे शरीर के कोशियों को शांति मिलती है और हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये करने के बहुत से फायदे हैं। खास करके जो एंजाइटी के प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन के प्रॉब्लम है, इसमें अगर इंसान अपने साथ शांति से बैठे और प्राणायाम करे, ध्यान धरे, तो उनको एक जो शांति मिलती है और उनके जो एंजाइटी सिम्टम्स है, जो पाल्पिटेशन है, पर्सपिरेशन है, जो बेचैनी है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो सब धीरे धीरे चले जाते हैं। हम लोग सबको बोलते ही है कि हमारी दवाई के साथ मेडिटेशन करना शुरू करो। और मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, वो खुद के साथ इंसान जीना शुरू करता है। हमारे प्रॉब्लम क्यों है कि हम फास्ट लाइफ में हैं, हम दूसरे को ही देखते हैं और हम खुद को कभी देख नहीं पाते। कॉमन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, जो ऑफिस स्ट्रेस होता है, जो वर्किंग स्ट्रेस होता है, वो मैं मानता हूँ कि प्राणायाम और ध्यान से 100% चला जाता है। इसलिए साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम में भी मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं मेरे हर लेक्चर में ऐसा बोलता हूँ कि हम दौड़ रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं वही हमको मालूम नहीं है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है। हम कल की चिंता में आज को खो देते हैं। ऐसा समय कब आता है जब हमें किसी को डॉक्टर के पास तत्काल ले जाना चाहिए? वो डिप्रेस ही रहेगा, उसका लुक ग्लूमी हो जाएगा, किसी को मिलना ही नहीं है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, ऐसी बात कहेगा, उसके काम में रस नहीं लेगा। ऑफिस में सब लोग साथ में खाना बैठते तो सबके साथ खाना नहीं खाएगा, अकेला अकेला रहेगा, बात बात में चिढ़ जाएगा, इमोशनल हो जाएगा, रोने भी लगेगा, मूड स्विंग्स ज़्यादा आएंगे। जो नॉर्मल बिहेवियर रोज बरोज का पहले आप देखते थे उसमें बहुत चेंज दिखना लगेगा। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, वो चीज़ जब फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को पता चले को इंटरवीन करना चाहिए और जबरदस्ती उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हमारे समाज में साइकियाट्रिस्ट को मिलना एक सोशल स्टिग्मा है। सोशल मीडिया के प्रभाव में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर हो रही घातक असर के बारे में डॉक्टर साहब से सुनकर तो हमें बहुत आघात लगा। टीनेज ऐसी एक एज है जिसमें हम अपने आप को बड़ा मानते हैं और माँ बाप की नजरों में हम छोटे हैं। तो माँ बाप डिस्टर्ब है, वो लड़का भी डिस्टर्ब। टीनेजर में पीयर प्रेशर बहुत है, दोस्तों का प्रेशर बहुत है। एक दोस्त के पास एप्पल का फोन है, मेरे पास भी होना चाहिए, और माँ बाप पूरी करने में कोई कसर भी नहीं रखते हैं, लेकिन उसका मिसयूज होता है माँ बाप को मालूम नहीं है। उसके पास कौन से ऐप है वो सब उसका ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल से रिलेशनशिप बढ़े नहीं है, रिलेशनशिप कम हुए हैं, डिस्टेंस बढ़ गए, वो टीनेज को समझाना पड़ेगा। व्यवसाय में व्यस्त रहने वाले माता पिताओं के लिए डॉक्टर साहब विशेष अनुरोध करते हैं कि वे बच्चों के साथ संवाद बढ़ाएं। कि आजकल हम अपने काम में इतने इन्वॉल्व है कि बच्चों के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है बहुत पुअर है। माँ बाप इंटरेक्ट नहीं करते, उसके फ्रेंड इंटरेक्ट करते हैं। तो माँ बाप को अपना इंटरेक्शन बढ़ा के अपनी चीजें बच्चों के सामने रखनी चाहिए और बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि माय मदर इज मोर इम्पोर्टेंट देन माय फ्रेंड्स। तो ये जो इंटरेक्शन जो आज की दुनिया में कम हुआ है, वो सबसे पहले इंटरेक्शन बढ़ा। बच्चे को प्यार चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, अटेंशन चाहिए। वो कहीं ना कहीं हम उसमें खरे नहीं उतरते कि बच्चे के पेरेंट्स मत बनो, दोस्त बन जाओ। आजकल चाहे वो 14 साल का या 12 साल का है, पेरेंट्स बनोगे तो एक अथॉरिटी होगी, बच्चा आपको कुछ भी नहीं बताएगा। अगर दोस्त बनोगे तो हर चीज बताएगा। और अपना एग्जाम्पल दो कि यार जब मैं 10th में था या मैं 9th में था तो मेरा मन भी ऐसा कहता था। वो जो बाहर पार्टी करते हैं
तो बच्चों को ऐसी फ्रीडम देनी चाहिए कि अपने ही घर में पार्टी करें, जो मांगे वो दे, लेकिन अपने घर में दे, बाहर नहीं। तो उससे बहुत फायदा होगा। और उसकी पार्टी में हम नॉट एज अ पेरेंट बट एज अ फ्रेंड हम इन्वॉल्व हो जाए तो हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हम बिना कपड़े आए थे और बिना कपड़े ही जाना है। तो हर प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना के मत देखो। जैसे जितना प्रॉब्लम आप बड़ा बनाते एक देखोगे ना, तो आपकी सोच में नेगेटिव सोच आएगी। और अपने आप से कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। हम बड़े हैं, हम किसी भी चीज का सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो हमें पॉजिटिव रहना है हर चीज के प्रति, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो डेप्ट हो, चाहे डोमेस्टिक इश्यू हो, चाहे सोशल इश्यू हो, चाहे ब्रेकअप हो, कुछ भी हो। लेकिन हमको पॉजिटिव रह के सबके साथ खिलना मिलना है, लाइफ की ब्यूटी को देखना है, नेगेटिव चीज को नहीं देखना है। नेगेटिव चीज को देखेंगे तो डेफिनेटली सुसाइड के थॉट्स आएंगे। अगर पॉजिटिव चीज को देखेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज है जो हमारे मरने का ख्याल रोक देगी। आपके प्रॉब्लम अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। आपको उस प्रॉब्लम को देखने का दूसरा नजरिया मिलेगा और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको इसमें शर्म आती है तो आप प्राइवेटली किसी साइकियाट्रिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट की सलाह लो। मरना हमारा डिसीजन नहीं होना चाहिए, वो ऊपर वाले का डिसीजन है, तो उसको लेने दो, हमें नहीं लेना है।